हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ मार ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2024 के एनडीए और सीडीएस के बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं एनडीए के सेकंड पेपर के, जो अभी सितंबर वाला पेपर हुआ है हमारा, उसके क्वेश्चंस को, जिसमें पहला क्वेश्चन मिलता है हमको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इनमें से? तो कौन से में हम देखेंगे। सबसे पहला, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दूसरा, दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तीसरा, दीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स। और लास्ट डी मिलता है हमको, लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। तो यहां पे हम देखेंगे हम एक एक करके कि कौन सी चीज सबसे हमको करेक्ट लग रही है। पहला, दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो हाँ, ये करेक्ट है कि लाइसोसोम क्या करता है, तो सेल में डाइजेशन का काम करता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो डिस्पोजल सिस्टम है। दूसरी चीज, दे ब्रेक डाउन ऑल द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो वही चीज कि डाइजेशन कर रहा है तो अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर रहा है सारे मटेरियल्स का। दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स। और ये बात हम जानते हैं कि जब लाइसोसोम अपना काम करते करते बर्स्ट कर जाए या फट जाए तो उसके कारण किसी सेल की डेथ हो जाती है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो तीन, ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा आंसर जो है हमारा डी, कि लाइसोसोम जो है वो फॉरेन मटेरियल्स की एंट्री को रोकने का काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम किसका होता है? जो सेल का मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये काम उसका होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। यानी किसके पास में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो यहां पे हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड्स। तो इनके पास में इनका कोई भी जेनेटिक मटेरियल हमको नहीं मिलता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल प्लास्टिड में मिलेगा। तो हमको ये ऑप्शन देखना है कि दोनों साथ में कहाँ है। तो पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया प्लास्टिड। तो इन दोनों में ही हमको क्या मिलेगा? खुद का जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे बात एक याद रखने वाली है कि जो ह्यूमंस में और कई सारे ऑर्गेनिजम्स में मदर का डीएनए जो है वो स्पेशली हमको कहाँ पे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा हमको कि किस ऑर्गेनेल में हमको डीएनए या आरएनए मिल सकता है या जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स टू कनेक्ट टू बोन्स। तो यहाँ पे हमको सीधी सी बात याद रखनी है कि दो बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है। तो कौन करता है? पहला, टेंडन। नहीं, टेंडन किनको जोड़ने का काम करता है? मसल्स को बोन्स से। तो बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम किसका रहेगा? टेंडन्स का। और बोन से बोन्स को जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एरोलर टिश्यू और कार्टिलेज तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि टेंडन जो है वो किसको जोड़ने का काम करता है? मसल्स को बोन्स से। और लिगामेंट्स ज्वाइन करता है बोन से बोन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एल्बो, हमारा नीज, यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं? लिगामेंट्स, जो क्या कर रहे हैं? दो बोन्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लियर रहेगा कि कौन जोड़ने का काम करता है, कौन सा टाइप का टिश्यू है, तो लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्म्स हमको एनर्जी के मिलते हैं, जिसमें एडीपी फॉर्म है, एटीपी फॉर्म है, एनएडीबी फॉर्म मिलेगा। लेकिन हमारी बॉडी या कहें हमारे जो सेल्स हैं वो किस पे काम करते हैं? एटीपी पे। एटीपी या कह सकते हैं हम एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की मदद से हमारे सेल्स जो है वो सारा काम अपना करते हैं, या अपनी डेली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और इसी को हम एक और शब्द से जानते हैं,
एनर्जी करेंसी। क्या कहा जाता है इसको? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें याद रखना। पहला तो उसका फुल फॉर्म कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसको, और दूसरा इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो ये हमको क्लियर रहेगा कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्स में, तो हो जाएगा हमारे पास एटीपी। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस थ्रू आई बड्स। तो हमने कई बार देखा है कि आलू के ऊपर एक छोटी सी आंख जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं आलू की आंख, और इसी आंख का प्रयोग करके हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को करते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? बड। ठीक है, या आई बड। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? पोटैटो। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली होती है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी पौधे के एक पार्ट से हम क्या कर सकते हैं? पूरे एक नए पौधे को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटैटो की आई बड्स को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? फिर से पोटैटो को उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। अगला, the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called। तो यहां पे हमसे बोल रहा है कि दो अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो ये मिक्स होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल्स है, मान लिया कि एक हायर कंसंट्रेशन एक लोअर कंसंट्रेशन, और ये आपस में जब फ्यूज होंगे या मिक्स होंगे तब कौन सी प्रोसेस मिलेगी हमको? डिफ्यूजन। तो ये क्लियर रहेगी चीज हमारे पास कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हमको, विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। तो डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरी होती है जहां हम हमारा ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, कई बार अलग अलग बीमारियों के लिए जब ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तब एक प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने कई बार अलग अलग मूवीज वगैरह में या साइंस फिक्शन शोज में भी देखे हैं कि एक ऐसा घूमने वाला मशीन होता है जिसमें कई सारे टेस्ट ट्यूब्स लगे होते हैं, और उन टेस्ट ट्यूब्स को ऐसे स्पीड से जब घुमाया जाता है तो उसमें जो मैटर है वो अलग होने लगता है। तो जो ब्लड का मैटर रहेगा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ये सेंट्रीफ्यूज का या सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की प्रोसेस का यूज किया जाता है ब्लड को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमंस। तो काफी इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा ह्यूमन डिसीजेस का। कई बार तो हमने देखे कि टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, और इसका आंसर क्या मिलेगा हमको? रिकेट्स। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? रिकेट्स। पहला बेरी जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी जो किससे होगा? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से हमको क्या मिलेगा? रिकेट्स। और तीसरा होता है निमोनिया, जो कि एक लंग डिसीज है, जो कि हमारे लंग्स में कई अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, जिसमें डिप्लोकोकस निमोनी एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। तो ये चीज क्लियर रहेगी कि कौन से टाइप के हमको इसमें डिसीज मिल रही है विटामिन डी के कारण, तो कौन सी हो जाएगी? रिकेट्स। नेक्स्ट इसके अलावा अगला, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का अर्थ ही क्या है? कि उसमें हमको सभी तरह के कंपोनेंट्स मिल जाए, यानी हमारे शरीर में सभी तरह की जो पूर्ति है वो हमको मिले अलग अलग, जिन भी एलिमेंट्स की हमको जरूरत है, जिन भी टाइप के विटामिन की हमको जरूरत है, वो सब मिले। तो इन सभी की पूर्ति करने वाली डाइट को ही हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। तो यहाँ ऑप्शन में हमको सबसे उपयुक्त तो कौन सा लगता है या सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लगता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमको क्या मिल रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मिलेंगे, विटामिन भी इसमें मिलेंगे, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एक कंप्लीट डाइट, या इसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में हमको ये सभी चीजें मिलती है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर या ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज नॉट फाउंड।
तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि कार्टिलेज होता क्या है। तो कार्टिलेज ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जहां हमको लचीलेपन की जरूरत होती है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है, तो ये उन जगहों पे मिलेंगे। तो जैसे हमारा ईयर पिन्ना, कान का जो पिन्ना होता है, इसमें हमको क्या मिलता है, कार्टिलेज। नोज का जो ये फ्रंट एरिया है यहाँ पे, या ये नोज बोन जो होती है, ये भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। तो हमारा नोज तो हमने हटा दिया यहाँ से कि नोज नहीं हो सकता। दूसरा ट्रेकिया, ट्रेकिया में भी हमको कई कार्टिलेज के रिंग्स मिलते हैं ताकि ये पिचके ना, तो उसको पिचकने से बचाने के लिए हमारी ट्रेकिया में क्या लगी होती है, कार्टिलेज की रिंग, यानी यहाँ पे भी हमको कार्टिलेज मिलेगा। ब्रोंकियोल्स में हमको किसी टाइप का कोई कार्टिलेज नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोंकियोल। नी जॉइंट में भी हमको क्या मिलता है, पीछे की ओर जब आपने देखा होगा कि नी का जो जॉइंट होता है उस जगह हमको क्या मिलेंगे, कार्टिलेज मिलेंगे। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल ऐसा पोर्शन है जो हमारे लंग्स के अंदर मिलता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी टाइप का कोई कार्टिलेज हमको नहीं मिलेगा। कार्टिलेज केवल कहां तक होता है, ट्रेकिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the nephron of human kidney is responsible for the filtration of blood for excretion। तो पहली बात नेफ्रॉन के बारे में हम समझ लेते हैं। एक फैक्ट हमको यहाँ पे याद रखना है कि नेफ्रॉन जो है वो हमारे किडनी का यूनिट कहा जाता है, यानी जितना भी पोर्शन है या जितना भी काम है हमारी किडनी में, वो सब करने का काम किसका होता है, नेफ्रॉन का। अब ये नेफ्रॉन जो है एक प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम की जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, तो बोमन्स कैप्सूल से इसकी शुरुआत होती है। यानी ब्लड में जितना भी हमको यूरिया या जितनी भी सॉल्यूट्स मिलने हैं जिसका फिल्ट्रेशन यहाँ पे होना है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ पे होगा, बोमन्स कैप्सूल। और जितना भी हमको वेस्ट मटेरियल मिला या यूरिया मिला, तो वो कहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। रीनल वीन का काम यह है कि उस इम्प्योर ब्लड को लेके आना, और यूरेटर का काम क्या है कि जो भी यूरिया बना है उसको यूरिन फॉर्म में कहाँ पे स्टोर करवाने में हेल्प करना, तो यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर करने का काम या उस तक पहुंचाने का काम किसका होता है, यूरेटर का। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बोमन्स कैप्सूल, जो कि किसका पार्ट रहेगा, ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे वाला पोर्शन। तो वो वाला पोर्शन जहां से स्टार्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसलिए याद रखिएगा बोमन्स कैप्सूल में क्या स्टार्ट होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। तो सीधा सा आंसर हमको पता है कि पोरीफेरा नाम का जो फाइलम है उसमें हमको जितने भी जीव मिलेंगे वो लगभग किसके जैसे दिखते हैं, तो स्पॉन्ज के जैसे। तो ये स्पॉन्जेस कौन सी फाइलम में मिलेंगे हमको, पोरीफेरा नाम की फाइलम। और ये सभी एक्वेटिक होते हैं, लगभग जितने भी जीव इसमें मिलेंगे सभी एक्वेटिक होंगे, यानी वाटर में रहने वाले सारे जीव। तो ये थे हमारे एनडीए के जो क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे सीडीएस के क्वेश्चंस को, यानी सीडीएस का जो सितंबर का सेकंड पेपर हुआ है उसमें जो बायो के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एनडीए में मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन एनडीए के मिल गए होंगे कि किस टाइप से उनको हमने सॉल्व किया, किस टाइप से उनका आंसर है। तो सीडीएस में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमको मिलता है बायो का, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। यहाँ पे शब्द क्या पूछा है हमसे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। कई सारे लोगों ने हमने देखा कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट को मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिक्स कर दिया। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमको सीधा सी चीज दिख रही है कि मैग्नीशियम जो है ये कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत प्लांट को सबसे ज्यादा होती है। और यही मैग्नीशियम की वजह से हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो वर्क कर पाता है, यानी प्लांट में अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो पाती है, इसी मैग्नीशियम की वजह से। तो इसलिए मैग्नीशियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इन द प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब यहाँ कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन हमको मिल रहा है। कंफ्यूजिंग कैसे कि कई सारे लोगों ने सीधा पढ़ रखा है कि जाइलम वाटर कैरी करता है,
लेकिन दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स भी मिल रहा है साथ में। तो जब भी वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ में वो क्या एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें डिजॉल्व मिनरल्स जो है उनको भी वो साथ ही साथ एब्जॉर्ब करने लगती है। तो इस कारण हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे कि वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो जाइलम का किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स का। तो जमीन से जितने भी मिनरल्स उसको मिल रहे हैं वो वाटर के थ्रू ही तो क्या हो रहे हैं, पूरे प्लांट में फैल रहे हैं, और उनको पहुंचाने का काम किसका होगा, तो जाइलम का। नेक्स्ट, which one among the following hormones inhibits the growth activity in plants? तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर है इसका क्या, ऑक्सीन। लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे साइटोकाइनिन भी कई सारे लोगों ने लगाया हुआ है इसका आंसर। तो साइटोकाइनिन का काम होता है सेल का ग्रोथ करवाना, या कहें सेल डिवीजन को बढ़ाना, ना कि किसी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। तो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन होगा, ऑक्सिन। ठीक है, तो ये आंसर हमको याद रखना है। इसके अलावा जिबरलिंस और एब्सिसिक एसिड का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम आंसर कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, आंसर ए, ऑक्सीन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू? तो सीधे सी बात है कि स्टार्च जो है वो कौन सी कैटेगरी से आता है। तो हम सबको पता है कि स्टार्च कौन सी कैटेगरी से आता है, कार्बोहाइड्रेट्स। काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है किसी भी टाइप का स्टार्च, लिपिड हो नहीं सकता, न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में ये आता नहीं। तो हमको यहाँ याद रखना है कि स्टार्च जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट? जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या होगा, सबसे पहली चीज तो कौन से प्लांट्स होंगे वो जीरोफाइट्स कहलाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो काफी ड्राई एरियाज में मिले या डेजर्ट एरियाज में मिले, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स या जीरोफाइट्स। तो ये जीरोफाइट्स जो है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट अगर फीचर देखा जाए तो वो यही होगा कि इनमें बहुत छोटी पत्तियां मिलती है। कैक्टस का एग्जाम्पल अगर हम ले तो कैक्टस में कहीं कहीं छोटी छोटी सी पत्तियां हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो स्पीडी होती है, क्योंकि ये कौन से एरियाज में मिल रहे हैं हमको, बहुत ही सनी एरियाज में, या कहें कि बहुत ही ड्राई एरिया में। फिर उसके बाद वैक्सी क्यूटिकल, अब ये यहाँ पे बहुत ही और चीज आ जाती है। और चीज इसलिए कि किसी भी कैक्टस को उसकी लीव्स के ऊपर कोई वैक्स का परत नहीं होता। अभी वैक्स की परत किन पौधों में मिलती है, तो जितने भी हाइड्रोफाइट होते हैं, यानी जितने भी जलीय पौधे या जल में मिलने वाले पौधे हैं, उन हाइड्रोफाइट्स में हमको ये कैरेक्टर मिलेगा, ना कि जीरोफाइट्स में। तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, आंसर सी, यानी वैक्सी क्यूटिकल्स, या एक वैक्स की कोटिंग उन लीव्स के ऊपर या क्यूटिकल्स के ऊपर हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाता है सी, वैक्सी क्यूटिकल्स। हेलोपाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सॉइल? तो यहां से हमको याद रखना है कि हेलोफाइट्स जो कैटेगरी है, ये ऐसे प्लांट्स है जो सैलाइन मीडियम में उगने का काम करते हैं। कौन से मीडियम में करते हैं, जहां पे हमको सॉल्टी या कहें कि सैलिन मीडियम मिले। तो कौन सी सॉइल हो जाएगी, सीधा सा आंसर है सैलिन सॉइल, यानी नमकीन मिट्टी जिसमें होगी, या कहें कि जो नेचर जिसका कौन सा मिलेगा हमको, सॉल्टी टाइप का। ठीक है, तो मोस्टली हम देखेंगे कि ऐसे रीजन्स, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, पहला हमारा एरिया आप मान सकते हैं जितने भी सुंदरबन डेल्टा का रीजन है, उड़ीसा के आसपास में जो हमको प्लांट्स मिलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं, वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सैलिन सॉइल वाली कैटेगरी में, या हेलोफाइट्स की कैटेगरी। ठीक है, तो हेलोफाइट्स ऐसे पौधे जो कौन सी मिट्टी में उग रहे हैं, सैलिन मिट्टी में। ठीक है, जिसका नेचर कैसा है, सॉल्टी। अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ वस्क्यूलर बंडल इन प्लांट? अब ये वस्क्यूलर बंडल होता क्या है? तो वस्क्यूलर बंडल, जब हम किसी पौधे को अगर हम देखें तो उसमें बीच वाला जो पोर्शन होता है वही क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के काम में कौन से ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, तो जो जो पार्ट लेते हैं वो किसका पार्ट हो जाएगा,
उस वस्कुलर बंडल का पार्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सी चीज हमको मिल रही है। तो पहला फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन या फूड मटेरियल जो कि लीव्स बनाती है और ये पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद जाइलम, ये क्या करती है? ये पूरे प्लांट में किसको पहुंचाने का काम करेगी? वाटर को। तीसरी लेयर आ जाती है कौन सी, या तीसरा पार्ट आ जाता है कौन सा? कैम्बियम। तो पौधे का जो छाल के निचला इलाका है या छाल से जस्ट नीचे वाली लेयर जो हमको मिलेगी, बार्क के जस्ट नीचे वाली लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम। तो ये तीनों ही पार्ट होते हैं किसका? ये तीनों ही पार्ट होते हैं किसका? वस्कुलर बंडल का। बचा केवल कौन हमारे पास? एंडोडर्मिस। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? एंडोडर्मिस। दैट एंडोडर्मिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल? अभी हमने एक थोड़ी सी देर पहले ये क्वेश्चन किया था लाइसोसोम से जुड़ा हुआ, तो ये वही लगभग एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया और सीडीएस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा ऑर्गेनेल है जो फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है? वहां पे क्या था हमारे पास कि वो रोकने का काम करता है, तो वो रोकने का काम नहीं कर रहा है, वो क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम। अगर सेल में कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाए या फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाए तो उसको पचाने का काम कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम ही क्या है? सेल में डाइजेशन को अंजाम देना या डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा, फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स इन्वॉल्व्स the use of green pigments of leaves called chlorophyll. The only structure in a leaf that hosts chlorophyll is. तो सीधे सा इतना पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं, अगर हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ लेते तो भी हम बना सकते हैं इसका आंसर। क्या कि क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? कौन से ऑर्गेनेल में मिलता है? तो कौन से ऑर्गेनेल में मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। अगर ऐसे भी नहीं बन पा रहा है तो हम थोड़ा सा और डिकोड करके इस आंसर को निकाल पाते। काफी आसानी से इसको किया जा सकता था कि क्लोरोफिल किस में मिलता है? प्लांट्स। और यहाँ पे प्लांट स्पेसिफिक कौन सा ऑर्गन है? केवल क्लोरोप्लास्ट। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि केवल किस में मिलेगा हमको क्लोरोफिल? तो क्लोरोप्लास्ट। और इसका काम क्या होता है? तो फूड का प्रिपरेशन करना, या जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें एक कैटलिस्ट के रूप में काम करना। तो यहां तक हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, या कहें कि अभी सीडीएस और एनडीए की आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।